हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेईई क्लासेस बीटेक में। और मैं गोविंद सैनी आप सभी के लिए लेकर आया हूं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 4 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट, हमारे इस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं BCE 402 है, जो हमारे AKTU के इफेक्टिव सिलेबस 2024 एंड 25 के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को कराने वाले हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के रिगार्डिंग अपनी क्लास में यहाँ पर कराने वाले हैं। तो बेसिकली आज की जो क्लास आपकी होने जा रही है वो आपकी सिलेबस इंट्रोडक्शन की है। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस इंट्रोडक्शंस के बारे में कि आखिरकार इस इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स में कितनी यूनिट्स आपको दी गई हैं और उन यूनिट्स में कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये होता है कोई भी अगर हम सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमको अपने सिलेबस के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट क्या है और इस सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इन सभी के बारे में एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, तभी वो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। उसको पढ़ने के लिए हम आतुर रहते हैं कि ये पॉइंट्स हैं जो बेसिकली इसमें हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो बेसिकली आज की जो क्लास होने जा रही है वो हमारी क्या है, सिलेबस इंट्रोडक्शन की क्लासेस है जो हमारे बीटेक 4 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट आपकी जो यहाँ पर यूनिट होने वाली है, फर्स्ट यूनिट जिसमें कि हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट किसके बारे में, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, जो आपके यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है। देखो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अगर बारे में बात करेंगे, देखो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर कोई भी एक फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो फोर्स अप्लाइड करने के कारण बॉडी में एक अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर जाता है, और वही रेजिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। या फिर बात कर सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड करते हैं, फोर्स अप्लाइड करने के कारण फोर्स लगाए गए बल की दिशा के विपरीत, मतलब जिस डायरेक्शन में अपना फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और वही प्रतिरोध हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस जो हमारा होता है वो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर लगाएगा फोर्स का रेजिस्टेंस अपॉन एरिया। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस की जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी हमारे यहाँ पर होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली जब हम किसी भी एक मटेरियल को खींचने का काम कर रहे हैं, तो जब मेटल को खींचते हैं तो खींचने के कारण क्या हो रहा है, हम अपने मेटल पर अपना एक फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। या फिर बात कर सकते हैं अपने स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, अगर मैं उस स्प्रिंग को खींचता हूं तो खींचने में क्या होता है, मैं एक फोर्स अप्लाइड करता हूं, और फोर्स अप्लाइड करने से स्प्रिंग क्या करती है, उस स्ट्रेच होने का एक अपोज करती है, मतलब उसको खींचने से अपोज, उसका प्रतिरोध करती है, विरोध करती है। और वही जो विरोध हो रहा है हमारा, जो हमारा अपोज हो रहा है, जो एक रेजिस्टेंस हमारा उसके अंदर क्रिएट हो रहा है, वही क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस के नाम से यहां पर जानते हैं। स्ट्रेस हमारा क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी बेसिकली बात करने वाले हैं कि जब अपने किसी एक बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स को अप्लाइड किया जाता है, तो फोर्स को अप्लाइड करने से बॉडी में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाता है। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, उसकी साइज में कुछ चेंजिंग देखने को मिल पाती है। लेकिन जैसे ही वहां से उस बॉडी पे से अपने एक फोर्स को रिमूव करते हैं, अपने बल को हटाने का काम करते हैं, तो बॉडी अपनी एक इनिशियल कंडीशन में आ जाती है, अपनी एक प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो वही हमारी जो एक कंडीशंस कहलाती है वो हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है। इसी के साथ इसमें एक हमारा टॉपिक आता है जिसके बारे में बात कर सकते हैं, स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है, मान लीजिए जब हमारे किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाइड किया जाता है, तो फोर्स अप्लाइड करने से उस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो बॉडी में हुए डिफॉर्मेशन अपॉन बॉडी की जो हमारी एक्चुअल लेंथ है, दोनों का जो हमारा स्ट्रेन रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। मतलब बात कर सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स को लगाया जाता है, तो फोर्स को लगाने के कारण बॉडी के लेंथ में क्या होगा, चेंज होगा। तो बॉडी के लेंथ में हुआ चेंज अपॉन बॉडी की जो एक्चुअल लंबाई थी, जो बॉडी की एक्चुअल लेंथ थी, दोनों का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन बेसिकली यहां पे डिफाइन करते हैं कि बॉडी में कितना चेंजिंग हमको देखने को मिल पाया है, कितनी लेंथ में हमारे परिवर्तन हुआ है, कितना लेंथ में डिफॉर्मेशन हुआ है, वो क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पर स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ इसमें एक हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बारे में बात कर सकते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मतलब
कि जब हम अपने किसी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स को लगाते हैं तो फोर्स लगाने के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। बॉडी में डिफॉर्मेशन कब होगा? जब वहां पे जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स को लगाया जाता है तो फोर्स को लगाने के बाद मतलब फोर्स को अप्लाइड करने के लिए या फोर्स को जब हमारे किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी में एक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट कर जाता है जिसके कारण स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाती है। अभी जैसे मैंने अपने एग्जांपल दिया था स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग को मैंने पकड़ा, स्प्रिंग को थोड़ा सा मैंने खींचा तो उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, तो थोड़ा सा खींचने के कारण मुझे अप्लाइड फोर्स मैंने ज्यादा किया जिसके कारण स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। आप अपनी बॉडी के ऊपर जितना अपना फोर्स लगाओगे, ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे यहां पर होता है जिसके बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड ऑफ द फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे मतलब जैसे जैसे अपने फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जिस ताकत से या जिस फोर्स से अपनी स्प्रिंग को मैं खींचूंगा उतनी ही ताकत से हमारा उसके अंदर एक अपोजिट फोर्स भी जनरेट होता है, ठीक है। तो वही यहां पे बात कर सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जितना हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस कब ज्यादा डेवलप होगा? जब अपना ज्यादा फोर्स अप्लाइड करेंगे, ज्यादा फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ज्यादा स्ट्रेस होगा, ज्यादा स्ट्रेस होगा तो बॉडी ज्यादा खींचेगी और ज्यादा खींचने के कारण क्या होगा? उसकी लंबाई में ज्यादा वृद्धि होगी। तो वही यहां पे कहलाया जाता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड द हुक्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग हमारे यहाँ पे मॉडुलस निकल कर आते हैं, वो हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैंने आपको बताया सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारा क्या होता है। तो फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, जिसमें कि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ द इलास्टिसिटी क्या होता है, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हमारे कितने होते हैं, ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करने वाले हैं, वर्किंग स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ने वाले, पॉइजन रेशो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये एक तरीके से हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर मैकेनिक्स का, ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देखने वाले हैं हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें सेकंड यूनिट है आपकी यहाँ पर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट आपकी ये है, जिसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है। आपकी 5 यूनिट यहां पर मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसी के साथ सेकंड यूनिट में आप पढ़ने वाले हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज द सेकंड यूनिट आपकी यहां पर क्या है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बारे में। चलिए अब यहां पे बात करते हैं शियर फोर्स ऑब्वियसली क्या होता है। शियर का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो बॉडी, मतलब मान लीजिए मेरे पास ये दो, ठीक है, ये दो हमारे प्लेट हैं, अगर ये दो प्लेट हमारे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे फोर्स लगाते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, हमारी बॉडी टूटकर गिर जाती है। सपोज दैट अगर मैं बात करूंगा यहां पर कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, ठीक है, सपोज दैट यहां पे बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट, दो प्लेट्स हैं इस तरीके से, और इन दोनों प्लेट्स को मैंने आपस में जोड़ के रख रखा है इस तरीके, एक हमने यहाँ पे रिविट की सहायता से मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मैंने क्या करा यहाँ पे स्टूडेंट, एक फोर्स मैंने इधर की तरफ लगाया, दूसरा फोर्स मैंने इधर की तरफ लगाया। तो जब इस प्लेट को मैं इस एक फोर्स से इधर की तरफ खींचूंगा और इस वाले फोर्स से इधर की तरफ खींचूंगा, तो खींचने के कारण क्या होगा, यहाँ पे दोनों फोर्स की वैल्यू जब हमारी अलग अलग होगी, मान लीजिए यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स मैं लगा पा रहा हूँ और यहाँ पे 20 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पे हम लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का लग रहा है, यहाँ पे 20 का लग रहा है, तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला लगा रहा है। तो ये जब इस प्लेट को खींचेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारा जो ये रिबिट होगा या फिर हमारा जो जॉइंट होगा वो यहाँ से क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। टूटने के बाद दोनों प्लेट हमारी आगे पीछे की तरफ निकल जाएंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स होता है वो बेसिकली वैरी करता है हमारे ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस, सरफेस के रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट करता है। और जब हमारे सरफेस के रिगार्डिंग वहां पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है तो उसके अंदर एक क्या निकलता है, रेजिस्टेंस हमारा क्रिएट करता है, जो एक क्या करता है वहां पे उसका अपोज करने का काम करता है। वही हमारा क्या कहलाता है, शेयर फोर्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस भी होता है। शेयर स्ट्रेस बेसिकली जैसे भी मैंने आपको बताया कि जब हम अपने बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जब अपना कोई दो फोर्स को लगाते हैं जिसके कारण बॉडी हमारी क्रैक कर जाती है, बॉडी हमारी क्रैक मतलब टूट जाती है एक तरीके से, तो वहां पे जो एक फोर्स अप्लाइड किया जाता है वो हमारा शेयर फोर्स होता है। और उसके अंदर उपजने वाला जो भी हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो हमारा शेयर स्ट्रेस हमारा होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं शेयर फोर्स के बारे में। तो शेयर फोर्स बेसिकली क्या करता है कि हमारी जो बीम्स होती हैं उस बीम्स के ऊपर लगने वाले लोड्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारी बीम के ऊपर कहां कहां पर फोर्स लगे हुए हैं, उनके फोर्स से बीम पर क्या क्या चेंजिंग हमको देखने को मिल पाती है। ठीक है, तो सेकंड वाली यूनिट में बात करने वाले हैं शेयर फोर्स के बारे में और हमारा बेंडिंग के बारे में। बेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने किसी भी बीम के ऊपर कोई भी एक फोर्स को अप्लाइड करते हैं या शेयर फोर्स को लगाने का काम करते हैं, तो शेयर फोर्स लगाने के कारण हमारी जो बीम होती है वो बैंड कर जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक स्टिक है, पेन है, मार्कर है। ठीक है, अब मैंने इसको यहां से पकड़ लिया, यहां से मैंने इसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, सपोर्ट करने के बाद मैंने बीच में यहां पर एक फोर्स अप्लाइड किया, तो फोर्स अप्लाइड करने से क्या करेगा, ये हमारा बैंड कर जाएगा, हमारा जो पेन होगा वो इस तरीके से क्या कर जाएगा, बैंड कर जाएगा। तो जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एलिमेंट ड्यू टू द अप्लाइड ऑफ द फोर्स, जब उसकी बॉडी पर अपना फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो वो बैंड कर जाता है। ये इसके कारण हमारे इसके अंदर बैंडिंग मूवमेंट देखने को मिल पाती है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूव करना। तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी है वो मूव कर गई, उसका आकार या उसका शेप हमारा चेंज हो गया है और कैसा हो गया, बैंड कर गया। बैंड का मतलब मुड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे बैंडिंग मूवमेंट को फाइंड आउट किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि आपके बीम होते हैं, आपका फ्लाईओवर होता है, तो उसके ऊपर हमारे जो कॉलम खड़ी होती है, कॉलम के ऊपर बीम पड़े होते हैं, बीम के ऊपर हमारी सड़क बनाई जाती है, जो फ्लाईओवर होते हैं। ठीक है, तो वहां पे कितना कितना लोड्स हमारा किस पॉइंट पर लग रहा है, जिसके कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस देखने को मिल पाती हैं। अपना शेयर फोर्स के कारण हमारा जो बॉडी होती है या फिर हमारे जो कॉलम होते हैं, फिर हमारे जो बीम होते हैं, बेसिकली बीम के ऊपर हमारा बेंडिंग स्ट्रेस और अपना बेंडिंग फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और अपना शेयर फोर्स वहां पर देखने को मिल पाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेकंड वाला चैप्टर है। सेकंड वाले चैप्टर या सेकंड वाले यूनिट में आपको यहाँ पर पढ़ना से एसएफडी डायग्राम और बीएमडी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है और अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं, वो अपनी क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, इसमें हमारा चैप्टर है, इसी के साथ ही है, इसमें ही हमारा साथ है। तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बाद में इसमें एक और हमारा टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ने वाले, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बीम होती है वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, अगर हमारी किसी बीम के दो सिरे होते हैं, एक एंड सिरा एक स्टार्ट सिरा, अगर हमारे कोई बीम का एंड सिरा हमारा फिक्स होता है तो बीम हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करेंगे ड्यू टू द सपोर्ट्स के रिगार्डिंग, हमारी जो बीम होती है वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। एक हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम होती है जिसके दोनों सिरों पर हमारे टेक लगी होती है, जो सपोर्ट्स लगी होती है, वो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है। इसी के साथ आपकी एक कैंटिलीवर बीम होती है जिसका केवल एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा सिरा हमारा फ्री होता है, वो हमारा कैंटिलीवर बीम कहलाता है। इसी के साथ आपका फिक्स्ड बीम होता है जिसके दोनों सिरे हमारे फिक्स्ड होते हैं, कहीं भी मूव नहीं कर सकते, वो हमारी फिक्स्ड बीम कहलाती है। इसी के साथ आपका ओवर हैंगिंग बीम होता है। तो ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है कि हमारे जो बीम का दोनों सिरे होते हैं वो हैंग करे हुए होते हैं लेकिन बीच में हमारा सपोर्ट्स होता है। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम कहलाती है। इसी के साथ आपका कंटिन्यूअस बीम होता है। कंटिन्यूअस बीम ऐसी बीम होती है कि हमारे बीम पे कंटिन्यूअसली पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमारे सपोर्ट्स लगे होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो फ्लाईओवर होते हैं उसके पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमारे कॉलम खड़े होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, 3, 4, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कॉन्स्टेंटली होती है। तो वहां पे जो हमारे कॉलम जो खड़े होते हैं वो एक तरीके से सपोर्ट होते हैं, किसका, ऊपर गाड़ी चल रही है उसका लोड को सहन करने के लिए हमारे कॉलम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉलम हमेशा कैसे होते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, और बीम कैसी डायरेक्शन में होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बीम कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली होती है। जब हमारी बीम के ऊपर कोई भी फोर्स को अप्लाइड किया जाता है तो फोर्स को अप्लाइड करने से हमारी बीम में क्या क्या डिफ्लेक्शन देखने को मिल पाती हैं वो यहाँ पर पढ़ने वाले क्या
ठीक है। डिफ्लेक्शन का मतलब स्लोप, मतलब एक एंगल, किस एंगल पे वो हमारा मुड़ रहा है, ठीक है। अगर किस पोजीशन पे कितना फोर्स लगाएं जिसके कारण बीम में किस डायरेक्शन में वो बेंड कर सकता है या बैंड करता है, वो यहां पर स्टूडेंट फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम दैट इज द सेकंड यूनिट में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आपका यहां पर स्टूडेंट यूनिट नंबर 3 है, जिसमें बात करेंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस के बारे में, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 है आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस के बारे में। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस को बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट बेंडिंग स्ट्रेसेस के नाम से भी यहाँ पर जाना जा सकता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी किसी भी डायरेक्शन में फ्लैक्स कर सकती है, मूव कर सकती है। फ्लेक्सिबल बॉडी को देखा आपने? फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होती है? जिधर भी मूव करो उधर मूव हो जाती है। अपने हाथ को मोड़ दो तो आपका हाथ फ्लेक्सिबल है, आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा दोगे तो आपकी गर्दन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर कोई एक फोर्स को लगा रहे हैं, फोर्स को लगाने के कारण बॉडी में क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है कि बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल करे, बॉडी में हमारा डिफॉर्मेशन देखने को मिल पा रहा है, बॉडी हमारी मुड़ रही है। अगर आप एक पतली डंडी ले तो बिल्कुल स्टिक सी, आपने किसी एक पेड़ पे एक छोटी सी डंडी तोड़ी, स्टिक, पतली वाली स्टिक सी, उसको मोड़ा तो मुड़ गई, वो लंबी डंडी थी उसको मोड़ा तो बैंड करके गोला बन गया वो। लेकिन अगर मैं आपको लोहे का पाइप दे दूं और लोहे के पाइप से मैं कहूं इसको मोड़ के दिखाओ इस तरीके से, तो वो नहीं मुड़ने वाला होगा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। मुड़ जाएगा, उसको गर्म करेंगे, हथौड़े से पीटेंगे, तब उसको बैंड कर देंगे, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? फ्लेक्सिबल बॉडी वो बॉडी होगी जो एक ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल कर जाती है, जो फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो कास्ट आयरन होता है वो हमारा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो हमारा कैसा होता है? एक तरीके से ब्रिटल मेटल होता है। तो वहां पे जितना भी वो, उसके अंदर डिफॉर्मेशन ही नहीं होता है, उसके ऊपर कितना ही फोर्स बजा लो, कितना ही हथौड़ा बजा लो, टूटेगा नहीं। लेकिन जब टूटता है तो चटक कर टूट के अलग गिर जाता है, ठीक है। उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल पाता है। तो इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला जो यूनिट है आपका, यहाँ पे पढ़ने वाले फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखने वाले अपना बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में कि बेंडिंग स्ट्रेसेस हमारी कौन कौन सी होने वाली हैं, जिसमें बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग के बारे में। इसी के साथ आपको यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशंस में आपको ड्राइव कराने वाला हूँ। इसी के साथ बेंडिंग स्ट्रेसेस और सेक्शन मॉडुलस, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, सॉलिड या होलो, इन सभी का यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कराने वाले हैं और शियर स्ट्रेसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेसेस भी हमारा इस वाले चैप्टर में आने वाला है। तो शियर स्ट्रेसेस और आपका यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो यूनिट नंबर 3 है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस दोनों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाले सब्जेक्ट में, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आपको मिलने वाली है। और न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आप सभी की, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स के बारे में, ठीक है। चलो, इसमें मैं लिख देता हूं फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस, और साथ ही साथ यहां पे हम पढ़ने वाले हैं एंड करके लिख देता हूं, एंड, ठीक है। और इसी के साथ इसमें पढ़ने वाले शियर स्ट्रेस के बारे में। तो इसमें दो टॉपिक्स हमारे, किसमें? यूनिट नंबर 3 में फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस है और साथ ही साथ आपका यहां पर शियर स्ट्रेसेस है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूंगा, तो यूनिट नंबर 4 में आपको यहां पे मिल जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट आपका यहां पर मिलेगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। और सेकंड चैप्टर आपको इसी में मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट यहां पर थ्योरी ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर। और इसी के साथ बात करेंगे यहां पर स्टूडेंट शॉर्ट कॉलम एंड स्ट्रट। शॉर्ट कॉलम एंड स्ट्रट,
ठीक है, ये आपका यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 4 में आपके यहाँ पे 3 चैप्टर हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स के बारे में। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे बॉडी के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, जहां पे हम अपना एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात करते हैं, वो अपना फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, जिसमें कि ये देखा जाता है कि अपनी बॉडी के ऊपर जब अपना एक फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करने के कारण बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होती है, और स्ट्रेस के साथ साथ बॉडी में डिफॉर्मेशन भी देखने को मिल पाता है, जिसमें कि हमारे अलग अलग फैक्टर पॉइंट्स हमारे निकल कर आते हैं। हमारा प्रोपोर्शन लिमिट आती है, हमारा इलास्टिक लिमिट आती है, यील्डिंग स्ट्रेस आता है, अपर यील्डिंग स्ट्रेस, लोअर यील्डिंग स्ट्रेस, फिर मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, फिर लास्ट में हमारा फ्रैक्चर पॉइंट आता है। मतलब अपनी बॉडी की टेस्टिंग करते हैं, अपने मटेरियल की वहां पे टेस्टिंग किया जाता है, देखा जाता है कि हमारी बॉडी कितना फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, अपने कितना फोर्स को सस्टेन कर सकती है। ठीक है, वो यहाँ पर स्टूडेंट देखा जाता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज थी, थ्योरीज ऑफ फेलियर में हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से हमारा मटेरियल फेल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स के रिगार्डिंग देखेंगे, थ्योरीज ऑफ फेलियर यहाँ पर देखने वाले हैं। शॉर्ट कॉलम एंड स्टड के बारे में बात करेंगे। कॉलम जैसे भी अभी मैंने आपको बताया था, कॉलम हमारे क्या होते हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे लगे हुए होते हैं। तो ऐसे कॉलम, या फिर हम बात कर सकते हैं ऐसे कोई भी एलिमेंट जिसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई हमारे फोर्स अप्लाइड किए जाते हैं, तो वो हमारे कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा कोई भी एलिमेंट जो एक वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा खड़ा हुआ रहता है या लगा हुआ रहता है, उसको कॉलम बोला जाता है। और जो ऐसा एलिमेंट जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, उसको बीम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कॉलम के बारे में पढ़ने वाले, कॉलम कितने टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम। तो यहाँ पे शॉर्ट कॉलम के बारे में पढ़ने वाले, साथ ही साथ यहाँ पे स्टड आपको देखने को मिल पाएगा। स्टड बेसिकली एक तरीके से ट्रस के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जा सकता है। ट्रस बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका कोई भी जैसे नदी के ऊपर हमारे रेलवे के ब्रिज बने होते हैं, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा हमारे लोहे के मतलब लोहे के एलिमेंट से, लोहे के पतले पतले स्टिक से वहां पे एक फ्लाई ओवर को बना दिया जाता है। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर्स आपको बेसिकली इस तरीके से मिलने वाला होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स मिलता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक कॉलम इस तरीके से, मतलब इस तरीके से यहाँ पे बनाने का काम करते हैं, इस तरीके से। तो ये जो होते हैं हमारे जो स्ट्रट होते हैं, वो किसी एक एंगल पर बने हुए रहते हैं, और यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या लगाया जाता है, कंप्रेसिव फोर्स लगाने का काम करते हैं, जो एक किसी एंगल पर लगे होते हैं, जो किसी एक एंगल पर हमारे कार्य करते हैं। तो वो हमारे एक बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रट के बारे में, तो इनको भी यहाँ पर देखा जाएगा कि उनके ऊपर कितने टाइप के फोर्स यहाँ पर अप्लाइड किए जाते हैं। तो वो सब चीजें अपने यूनिट नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि देखेंगे बकलिंग और स्टेबिलिटी के बारे में, सिलेंडरनेस रेशो के बारे में, कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो यूनिट नंबर जो 5 है, जिसमें कि आपको टॉपिक मिलने वाले हैं टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट के बारे में। तो यूनिट 5 आपको मिलेगी यहां पर। टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट। टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, इसमें भी आपके यहाँ पर दो टॉपिक्स मिलेंगे इस वाले यूनिट में। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट्स, और इसी के साथ इसमें पढ़ना पड़ेगा थिन सिलेंडर के बारे में। थिन सिलेंडर्स के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके इसमें भी दो चैप्टर्स हैं, एक आपका टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट है, सेकंड आपका यहाँ पर थिन सिलेंडर है। सेकंड वाली और फोर्थ वाली यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं। सेकंड वाले में भी आपके 2 चैप्टर में शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग है, साथ ही साथ मूवमेंट भी है। इसमें फ्लेक्सिबल स्ट्रेस और आपका शियर स्ट्रेस भी है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे, तो यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट के बारे में। देखो आपकी जो शाफ्ट कैसी होती है, हमारी सिलेंड्रिकल होती है, सॉलिड होती है। ठीक है, सॉलिड होती है, हमारी सिलेंड्रिकल होती है। बेसिकली शाफ्ट का जो उपयोग किया जाता है, वो किसी भी एक शाफ्ट की पावर को दूसरी शाफ्ट की पावर पर अगर हमको ट्रांसफर करना होता है, या फिर बात कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए शाफ्ट का बेसिकली उपयोग किया जाता है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, गियर का यूज करके अपनी पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर यहाँ पर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा, आपकी मोटर होती है, मोटर में हमारी शाफ्ट निकली होती है, और मोटर के द्वारा अगर हम किसी भी चक्की को चलाना होता है, किसी पंप को चलाना होता है, वहां पट्टे की सहायता से उसको चलाया जाता है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, शाफ्ट एक हमारी सिलेंड्रिकल शेप में हमारी होती है, जो सॉलिड होती है,
और इसका जो बेसिकली वर्क होता है वो पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए शाफ्ट का उपयोग किया जाता है। या फिर बात कर सकते हैं जब हमारी शाफ्ट हमारी रोटेट करती है तो हमेशा जो शाफ्ट का जो वर्क होता है वो क्या करती है, रोटेशन में मूव करती है, मतलब एक अपने अक्ष के चारों तरफ घूमने का काम करती है, रोटेशनल मूवमेंट हमारा उसका होता है, ठीक है। तो वहां पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस देखने को मिल पाते हैं। स्ट्रेसेस क्या क्या हो सकते हैं भाई, मान लीजिए हमारी जो शाफ्ट है उस शाफ्ट को मैंने दूसरे शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया है, जब वो घूम रहा है तो वहां पे ट्विस्टिंग हो सकता है। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, मरोड़। जब अपने किसी एक शाफ्ट को घुमा रहे हैं, जैसे कि आपने क्या करा, कपड़ा लिया गीला और गीले कपड़े को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से इसको क्या करें, निचोड़ रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं, तो घुमाने से क्या होगा, उसके अंदर घुमावदार हमारे चक्कर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण उसका पानी जो निचड़ जाता है, ठीक है। तो वो वहां पे हमारा क्या कहलाता है, टोर्जन कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक एंड को फिक्स करके दूसरे एंड को मूव करा रहे हैं, तो उसके अंदर टोर्जन स्ट्रेसेस हमारी डेवलप हो जाती हैं। वही टोर्जन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, टोर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट्स के लिए इसके क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या हमारे स्टूडेंट इसका इक्वेशंस निकल के आती है, टोर्जन इक्वेशंस क्या होती है, तो वो सब हमारे इस वाले फर्स्ट चैप्टर मतलब यूनिट नंबर 5 के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ आपका यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में सेकंड चैप्टर मिलेगा आपको थिन सिलेंडर के बारे में। तो यहाँ पे दो टाइप के हमारे सिलेंडर होते हैं, एक हमारा थिन सिलेंडर होता है, एक हमारा थिक सिलेंडर होता है, ठीक है। थिन का मतलब क्या होता है, पतला, और थिक का मतलब होता है मोटा। तो यहाँ पे केवल थिन सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी होने वाली है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थिन सिलेंडर को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस, इसके अंदर यहाँ पर डेवलप होंगी हुप स्ट्रेसेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो थिन सिलेंडर में यहाँ पे डेवलप देखने को मिल पाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके क्या है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स के आपके यहाँ पर 5 यूनिट्स आपको मिलने वाली हैं। इन सभी 5 यूनिट्स में आपको मैंने चैप्टर्स बता दिए क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ने वाला है। तो फर्स्ट क्लासेस हमारी केवल सिलेबस इंट्रोडक्शन की है, जिसमें हमने डिस्कस किया अपने इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में कि कितना यूनिट है, किन यूनिट में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अपना नया अपनी क्लास फर्स्ट यूनिट से अपना स्टार्ट करने वाले हैं, तो फर्स्ट यूनिट से अपना फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस मिलने वाली है, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जेईई क्लासेस बीटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे कोर्स को परचेस नहीं किया है तो कोर्स को परचेस कर लीजिए। कोर्स को परचेस करने के लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर जेईई क्लासेस बीटेक के एप्लीकेशंस को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको लॉगिन करके अपने कोर्स को वहां पर परचेस कर लेना है। कोर्स को परचेस करने के लिए आप अपने ब्रांच और अपना सेमेस्टर सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, तब अपना कोर्स को वहां पर परचेस करना है। कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे फोन नंबर 8650959595 पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको जल्दी सपोर्ट करेगी, साथ ही साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व आउट करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जेईई क्लासेस मेरठ को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके क्लासेस का जो भी शेड्यूलिंग टाइमिंग होता है, या फिर बात कर सकते हैं आपके स्टूडेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल जेईई क्लासेस मेरठ पर हम अपना प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम चैनल जेईई क्लासेस मेरठ को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।